मैं आज फाइब्रॉयड को छोटा करने में मदद करने वाले सबसे अच्छे विटामिन की जानकारी शेयर करूंगा। फाइब्रॉयड क्या है? फाइब्रॉयड एक ग्रोथ है, लेकिन ये कैंसर में नहीं बदलते। फाइब्रॉयड सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाओं को गर्भाशय निकलवाना पड़ जाता है। आजकल फाइब्रॉयड की प्रॉब्लम बेहद आम हो गई है। मुझे एक आंकड़ा भी मिला है जो बताता है कि 50 की उम्र से पहले 20 से 50% महिलाओं में फाइब्रॉयड या रसौली होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। चलिए सबसे पहले यूटीरस या गर्भाशय की बात करते हैं। गर्भाशय क्या है? ये एक मांसपेशी भी है और एक ग्लैंड भी है। आप गर्भाशय को मिट्टी की तरह मान सकते हैं जहां कोई बीज बोया जाता है और वो बढ़ना शुरू करता है। गर्भाशय न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है। एग के फर्टिलाइज होने के बाद गर्भाशय उसे बढ़ाने का काम करता है। गर्भाशय में विकास करने के बेहतरीन गुण होते हैं। आजकल शोधकर्ता ये समझने में लगे हैं कि वे शरीर के दूसरे टिश्यूओं को रीजनरेट करने के लिए कैसे इसकी मदद ले सकते हैं। गर्भाशय की दिलचस्प बात यह भी है कि ये अपने आकार से 500 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। मैंने ये बात अपनी बीवी कैरन को बताई और कैरन ने कहा कि आपको क्या लगता है, मैंने तीन बच्चों को जन्म दिया है, क्या मुझे ये बात मालूम नहीं होगी? उसके बाद मैं समझ गया कि मैंने गलत पंगा ले लिया है। मुझे फाइब्रॉयड से जुड़ी कुछ बढ़िया जानकारी हाथ लगी है। कुछ स्टडीज की गई हैं जो दिखाती हैं कि विटामिन डी लेने से फाइब्रॉयड का साइज कम हो सकता है। विटामिन डी फाइब्रॉयड का साइज कम करने में आपकी मदद क्यों करेगा? विटामिन डी शरीर में ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले जीन्स को नियमित करता है। मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा है कि गर्भाशय के सामान्य टिश्यू के मुकाबले फाइब्रॉयड में विटामिन डी के रिसेप्टर बहुत ज्यादा अलग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाइबर वाले टिश्यू को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलेगा और फाइब्रॉयड की ग्रोथ पर विटामिन डी का ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा। मैं अगर आपको विटामिन डी के बारे में बताऊं तो ये वास्तव में कोई विटामिन नहीं है, बल्कि ये एक हार्मोन है। जब किसी इंसान में विटामिन डी की कमी होती है तो उनमें फाइब्रॉयड होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। गर्भाशय हार्मोन के प्रति बड़ी प्रतिक्रिया दिखाता है। अरोमाटेस नाम का एक एंजाइम है जो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। मार्केट में कई तरह की रेमेडीज और दवाइयां उपलब्ध हैं जो अरोमाटेस इनहिबिटर की तरह काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी एक नेचुरल अरोमाटेस इनहिबिटर है? मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी फाइब्रॉयड पर भी प्रभाव डाल सकता है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी मौजूद है तो कुछ ट्यूमर्स और यहां तक कि कैंसर सेल्स भी खुदकुशी करना शुरू कर देंगे। वैसे खराब होने पर सेल का खुदकुशी करना भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन कैंसर और ट्यूमर के मामले में ये प्रॉब्लम थोड़ी अलग हो जाती है। आमतौर पर सेल खराब होने के बाद खुद को नष्ट कर देता है, लेकिन कैंसर या ट्यूमर के सेल्स नष्ट नहीं होते, ये सेल्स बढ़ते ही जाते हैं। अच्छी बात यह है कि विटामिन डी फाइब्रॉयड के सेल्स में एपोप्टोसिस को बढ़ा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये इफेक्ट पैदा करने के लिए आपको कितना विटामिन डी लेना पड़ेगा। मैं यहां डॉक्टर ब्रूस हॉलिस का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने विटामिन डी पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है। डॉक्टर साहब एक प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और ज्यादातर विटामिन डी पर ही आधारित हैं। अपने कुछ वीडियोज में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें कही हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि विटामिन डी पर की गई बहुत सारी स्टडीज के पॉजिटिव परिणामों को टॉप की पत्रिकाएं पब्लिश करने से मना कर देती हैं। उनकी बात सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि ये पत्रिकाएं चाहती नहीं हैं कि लोगों को विटामिन डी के पॉजिटिव प्रभावों की जानकारी मिल पाए। मैं इससे जुड़ी एक दूसरी स्टडी की भी बात करना चाहता हूं। ये स्टडी बहुत बड़ी है। इसे दी वाइटल स्टडी कहते हैं। इस स्टडी में 25,000 एडल्ट व्यक्तियों को शामिल किया गया था। इसे बड़े पैमाने पर किया गया और अंत में पता चला कि प्रमुख कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों या कैंसर को कम करने में विटामिन डी या ओमेगा 3 ने कोई फायदा नहीं दिया। अगर हम इस स्टडी को पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो थोड़ी अजीब हैं। स्टडी के विश्लेषण से पता चला कि इसमें पहले 2 सालों तक लोगों का फॉलो अप नहीं किया गया था, जहां कैंसर में बड़ी कमी देखने को मिली। अगर हम इस स्टडी में भाग लेने वाले बहुत ज्यादा वजनी या मोटे लोगों की तुलना सामान्य वजन वाले लोगों से करें तो जिन लोगों का वजन सामान्य था उनमें कैंसर होने का खतरा बहुत कम था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है उन्हें ज्यादा विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विटामिन डी फैट सेल्स में स्टोर हो जाता है। अगर कोई इंसान मोटा है तो उसके शरीर में विटामिन डी डाइल्यूट हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। इस स्टडी में कुछ रुकावटों को भी स्वीकार किया गया। इस स्टडी में लोगों को रोजाना विटामिन डी का एक डोज दिया गया। उन्हें 10,000 आयु नहीं बल्कि रोजाना केवल 2,000 आयु विटामिन डी दिया गया।
रिसर्च करने वाले 2000 आयु को विटामिन डी का हाई डोज बताते हैं। डेटा ये भी बताता है कि उन्होंने शुद्ध रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल के मापदंडों को फॉलो नहीं किया। उन्होंने इस जानकारी को भी हटा दिया था कि लोग घर के अंदर रहने की तुलना में कितनी देर धूप में बैठते थे। रिसर्च करने वालों ने 94% लोगों में विटामिन डी के लेवल का फॉलो अप और विश्लेषण नहीं किया। अगर आपको फाइब्रॉयड है तो मैं आपको लगभग 50,000 आयु विटामिन डी लेने की सलाह दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मात्रा तो बहुत ज्यादा है। ये मात्रा बेहद टॉक्सिक है। आप सोच रहे होंगे कि आप इसके साइड इफेक्ट से छुटकारा कैसे पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप विटामिन K2, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन और विटामिन B6 लेंगे तो ये सभी को फैक्टर्स आपको हाइपर कैल्सीमिया से बचाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा विटामिन डी के कारण आपके खून में बहुत ज्यादा कैल्शियम पहुंच सकता है। अगर आप रोजाना 50,000 आयु विटामिन D3 ले रहे हैं तो मैं उसके साथ आपको लगभग 500 माइक्रोग्राम विटामिन K2 लेने की भी सलाह दूंगा। मैं आपको 800 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेने की भी सलाह दूंगा। मैग्नीशियम कैल्शियम के निर्माण को रोकेगा, जो बेहद जरूरी है। मैं आपको 50 मिलीग्राम जिंक भी लेने की सलाह दूंगा। मैं आपको विटामिन B6 और बोरोन भी लेने को कहूंगा। जहां तक इनकी मात्रा की बात है तो आमतौर पर जितना भी लेने की सलाह दी जाती है आप उतनी मात्रा ले सकते हैं। मैं आपको कीटोजेनिक डाइट शुरू करने की भी सलाह दूंगा, क्योंकि इससे आपका इंसुलिन कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन फाइब्रॉयड का साइज बढ़ा सकता है। एस्ट्रोजन को कम करने के लिए मैं आपको हरी पत्तेदार सब्जियां और क्रूसीफेरस वेजिटेबल खाने की भी सलाह दूंगा। मैं आपको कम दूध पीने की भी सलाह दूंगा, क्योंकि बछड़े के विकास में दूध अहम भूमिका अदा करता है, इसलिए इसमें काफी ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद होते हैं। आप जानते हैं कि दूध में बहुत ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। अगर आप बहुत ज्यादा विटामिन डी ले रहे हैं तो आपको दूध पीना भी कम करना होगा। आपको अब मेरा दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए। ये वीडियो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी पर आधारित है। मुझे नहीं लगता कि विटामिन डी का टॉक्सिक प्रभाव विटामिन डी के कारण पैदा होता है। ये प्रभाव असल में कोफैक्टर्स की कमी के कारण पैदा होता है, और उस जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।